स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है उत्कर्ष सिंह सर। सर यहाँ पे एंथ्रो ऑप्शनल पढ़ाते हैं स्टडी IQ में। वेलकम सर। थोड़ा अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने बैकग्राउंड के बारे में। तो जैसा सर आपने नाम बता ही दिया, मेरा उत्कर्ष सिंह, और एंथ्रोपोलॉजी का जो मेरा बैकग्राउंड रहा है वो पिछले 4 से 5 साल इसके बीच में मेरा टेन्योर रहा है, जो मैंने लगभग 500 के ऊपर बच्चों को यहाँ पे मेंटोर किया हुआ है। 4 to 5 ईयर्स की मेंटोरिंग रही है स्पेसिफिकली एंथ्रोपोलॉजी में। और अगर एकेडमिकली बात करें तो मैं UGC नेट क्वालिफाइड हूँ सेम सब्जेक्ट में एंथ्रोपोलॉजी, एंड आई एम MSc इन एंथ्रोपोलॉजी द सेम। अमेजिंग सर। एंड सर, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पिछले 3-4 सालों में काफ़ी बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? एक ट्रेंड सर हमें देखने को मिलता है अगर हम 2015 के बाद की जर्नी करते हैं, क्योंकि अचानक से 2016 से 17 वाला जो फेज़ है, AIR1, AIR2, AIR3, अगर हम 2017 की बात करते हैं तो 4 ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में से एंथ्रोपोलॉजी ने दी हुई थी। तो उसके बाद एक ये लाइमलाइट में आ गया। ये सब्जेक्ट हमेशा से बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग रहा है। जो इसका लेंथ है वो मेरे ख्याल से अगर आप मेजर ऑप्शनल्स को उठा के देखते हो, जो 5-6 मेजर ऑप्शनल्स है, तो उसमें से सबसे वेल डिफाइंड और शॉर्टेस्ट है। तो एक तो एस्पिरेंट्स का टाइम बचता है और वो वही टाइम को रिवीजन में अलॉट कर सकते हैं जब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फॉर दैट मैटर प्रीलिम्स इंटरव्यू के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो शॉर्ट जो इनकी लेंथ है एंथ्रोपोलॉजी की, नंबर ऑफ सिलेक्शन या सक्सेस रेट की आप बात करते हो, और वेल डिफाइंड सिलेबस का एग्जिस्टेंस, ये कुछ फैक्टर्स है जिसने सारे के सारे एस्पिरेंट्स को पिछले कुछ सालों में अट्रैक्ट किया। एंड अगर सर इसके बुक्स की बात करें या कंटेंट की बात करें, तो कंटेंट इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट नाउ। जो सोर्सेज हैं आपको पूरी तरीके से, चाहे आप इंडियन स्कॉलर्स की बात करो, एंथ्रोपोलॉजी 3 भागों में मेनली बटा हुआ है, सोशियो कल्चरल, फिजिकल, बायोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल। इन तीनों का कंटेंट आपको इंडियन ऑथर्स के भी मिल जाते हैं मार्केट में, और साथ ही साथ हमें फॉरेन ऑथर्स जो है, वेस्टर्न ऑथर्स जो है, उनके भी मिल जाते हैं। पर मेरा मानना है कि स्टडी IQ में जब आप हमारे थ्रू इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो हम जो हैंड रिटन नोट्स आपको देने वाला है यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं, जो रिटन मटेरियल आपके पास जाएंगे, जो मॉड्यूल्स जाएंगे, और क्लास नोट्स, उसके अलावा आपको दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं होगी। फिर भी अगर आपकी इच्छा है, आपको लगता है, आपका इंटरेस्ट आ रहा है उसमें, तो बाकी सारे के सारे सोर्सेज जो हैं इजीली अवेलेबल है मार्केट पर। थैंक यू सो मच। एंड अगर हम बात करें सिलेबस की, तो थोड़ा सा अगर हम सिलेबस को तोड़ के डीकंस्ट्रक्ट करके देखें कि पेपर 1 सेक्शन A, पेपर 1 सेक्शन B, क्या क्या आता है, थोड़ा सा बताइए, जिससे बच्चों को थोड़ा आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी विद एंथ्रो ऑप्शनल। तो बेसिकली लाइक एनी अदर ऑप्शनल, जो पेपर है 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। 500 नंबर का पेपर है, 250 नंबर का पेपर 1, 250 नंबर का पेपर 2। इसमें से स्टार्टिंग का जो पार्ट है, सेक्शन 1 है, वो आपको इंट्रोड्यूस करता है एज ए डिसिप्लिन एंथ्रोपोलॉजी के साथ। स्कोप, नेचर, डेफिनेशन, ये सारी चीजें आप एंथ्रो की पढ़ रहे होते हो। इसके बाद आप ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर आ जाते हो। ह्यूमन इवोल्यूशन की जर्नी शुरू होती है, जो कि पार्ट है किसका, फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। एंड फर्दर जो इसका सेक्शन 3 है, वो हमसे डील कर रहा होता है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में सिलेबस में एक खास बात है कि वो आपको पेपर 1 में भी देखने को मिल रहा है, कुछ पार्ट जो कि एक तरीके से ग्लोबल सिनेरियो में आप बात करते हो, और स्पेसिफिक टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट वो पेपर 2 में भी मौजूद है। तो ये थोड़ा डिवीजन है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। इसके बाद पेपर 1 के ही अगर आप चौथे और 5वें सेगमेंट की बात कर रहे होते हो, तो वो है आपका अगेन फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ये होती है आपकी पेपर 1 की बात। पेपर 2 आपका एक्सक्लूसिवली 3 जोन्स में बटा हुआ है। पहला जो पॉइंट है पूरा का पूरा आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, जो बहुत अच्छा ओवरलैप होता है GS के सब्जेक्ट्स का, GS1 हिस्ट्री के पेपर के साथ। उसके बाद आप ट्राइबल और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ रहे होते हो। ट्राइबल में आप ट्राइबल कल्चर्स को पढ़ रहे होते हो, उनकी डाइवर्सिटी को पढ़ रहे होते हो, जो आर्ट एंड कल्चर के साथ आपको काफी ओवरलैप करते हुए देखने को मिलेगा। देन फर्दर जो हमने बात की इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की, इंडियन सोशल सिस्टम, सोशल फैब्रिक को आप पढ़ रहे होते हो, क्या स्ट्रक्चर है सोसाइटी का इंडिया में, उसको पढ़ रहे होते हो। वो भी आपका इंडियन सोसाइटी जो कि पार्ट है GS1 का, उसके साथ ओवरलैप होता है सर। ओके सर। एंड अगर हम बात करें कि बच्चों को एंथ्रो ऑप्शनल लेने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए? जैसे आपने सिलेबस बोला, ऑफ कोर्स सिलेबस छोटा है, बट उसी के साथ साथ क्या बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है इसमें? हाँ, ये क्वेश्चन हमारे पास अक्सर आता है कि एक तो हो गया कि इंटरेस्ट लेवल आपका है कि नहीं उस सब्जेक्ट में, दूसरा है कि लेंथ ऑफ सिलेबस क्या है। ये कुछ फैक्टर्स है, और सक्सेस रेट पे भी कई सारे लोग जाते हैं। पर इसको अगर आप साइड कर देते हो, क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट आता है कि आपका बैकग्राउंड क्या उसमें नेसेसरी है। तो यहाँ पे एंथ्रो के बारे में एक वाहिद ऐसा मेजर ऑप्शनल है। मेजर ऑप्शनल अगर हम बात करते हैं तो 5 से 6 जो बड़े ऑप्शनल है, उसमें से इकलौता ऐसा एंथ्रोपोलॉजी मेजर ऑप्शनल है जिसकी स्टार्टिंग ही आपको देखने को मिलता है कि ग्रेजुएशन के लेवल से होती है।
ग्रेजुएशन से पहले एटलीस्ट इंडियन स्कूलिंग में सोशियोलॉजी आपको मिल जाता है, बाकी सारे के सारे ऑप्शनल मिल जाते हैं, पर एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट होता है कहाँ पे, आपका ग्रेजुएशन के लेवल पे। तो मोर और लेस इवन अगर किसी ने बीएससी या फिर बीए का कोर्स किया हो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में, फिर भी वो स्टार्टिंग फेज में होता है, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी बेसिक बातें सिखाई जा रही हैं। तो बैकग्राउंड इसमें आपको एज ए स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए होता, जैसे मेडिकल के कोर्स है, लॉ के कोर्स है, यहाँ पे एक नीश जोन बनी हुई है। पर एंथ्रोपोलॉजी में आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो बाकी सारे चीज़ों से, आपने हिस्ट्री पढ़ी होती है वो भी यहाँ पे आपको मिल रही होती है, सोसाइटी पढ़ी होती है, और जो मिथ्स है आपको अपने स्क्रिप्चर्स, रामायण की स्टोरीज है, महाभारत की स्टोरीज है, ह्यूमन की एनाटॉमी है, आपको डार्विन के बारे में हम में से आपने सबने पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जिसका बैकग्राउंड आपका पहले से बना होता है, तो एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड की आपको इसमें जरूरत नहीं। ठीक है। एंड एंथ्रो में भी जैसे आंसर राइटिंग की अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 500 नंबर का ऑप्शनल, जैसे कि अपने डिस्कस किया, 500 नंबर का ऑप्शनल का जो है वेटेज है, तो उसमें आंसर राइटिंग हम कैसे कराने वाले हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में? आंसर राइटिंग एज एनी अदर ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके रिवीजन के लिए और आपकी जर्नी को एक तरीके से स्ट्रेंथन करने के लिए, कि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर हो सके किसी भी ऑप्शनल में। अगर आप जर्नी पे निकलते हो एंथ्रोपोलॉजी की, तो डाइवर्सिफिकेशन, जैसा हमने बोला 4 से 5 मेजर सेगमेंट है, तो कई बार आप पहले को पढ़ते हो तो सकता है दूसरे वाले पार्ट को एक तरीके से आप लैकआउट कर रहे हो, या फिर उसकी चीज़ें, क्योंकि नेचर डिफरेंट है। सोशियोलॉजी या किसी और सेगमेंट को आप लेके चलते हो, ऑप्शनल को लेके चलते हो, तो एक मोनोटोनस थोड़ा नेचर है। हिस्ट्री में एक तरह की फैक्ट्स की बात हो रही है, पास्ट सोसाइटीज की बात हो रही है, पर यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप ह्यूमैनिटीज को भी ले चल रहे हो और साथ में साथ साइंस को भी लेके चल रहे हो, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन है। इसलिए आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो गैप जो है वो कौन फुलफिल करता है, टेस्ट सीरीज और आपकी आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस होती है। सबसे अच्छी बात है सर, हमारे कोर्स में हम जो स्टडी आईक्यू में यहाँ पे अपना एंथ्रोपोलॉजी का पैकेज इंक्लूड किए हैं, उसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, और उसके साथ साथ सारे मॉडल पीवाईक्यूज जो होंगे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं ड्यूरिंग द लाइव क्लासेस। मॉडल आंसर राइटिंग होगी और भी कई सारे लाइव डिस्कशन होंगे, जिससे आपका रिवीजन का जो टोन है वो मेंटेन रहेगा। थैंक यू सो मच सर। एंड इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपके एक्सपीरियंस की, तो आपने हज़ारों स्टूडेंट्स को मेंटोर किया, पढ़ाया, तो उनके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है विद रिस्पेक्ट टू एंथ्रो ऑप्शनल? हाँ, मेरा अगर आप जर्नी की बात करते हैं तो अब तक मेनली मेरा इसके पहले जो एंथ्रोपोलॉजी में मेंटरिंग का एक्सपीरियंस रहा है वो ऑफलाइन मोड में रहा है। हाँ जी। तो ऑफलाइन मोड में आपका एक इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत ही डायनेमिक रेंज का होता है। एक जो दिक्कत एंथ्रोपोलॉजी में हमको देखने को मेजर मिलती है कि लोग कई सारे मिसकंसेप्शंस को अपने दिमाग में कोर्स में आते टाइम या आने से पहले अपने दिमाग में फ्रेम कर लेते हैं कि मुझे बहुत ही बायोलॉजिकली ओरिएंटेड होना है, बायो मेरी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी मैं इसमें एक्सेल करूंगा। जो मैंने बार बार इसको क्लियर आउट किया है कि एक बहुत ही स्मॉल फ्रेगमेंटेड पोर्शन है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में, तो इस मिसकंसेप्शन को आप साइड में लेके चल सकते हो। इस तरह की चीजों को अपने दिमाग से पहले तो बायो अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो आप इस चीज को बहुत आसानी से, क्योंकि सर 75% जो पोर्शन हमने बात किया सोशल, ट्राइबल, इंडियन या फिर आप आर्कियोलॉजिकल की बात करते हो, तो वो ह्यूमैनिटीज इन नेचर है, सिर्फ एक फिजिकल वाला जो पार्ट है वो है। तो मिसकंसेप्शंस को दूर रखना होता है। लोग इससे आप कह सकते हो कि पहले से प्रिजुडिस हो जाते हैं और ये उनके दिमाग में एक सोशल कंस्ट्रक्ट की तरह बन जाता है। दूसरी जो चीज है मटेरियल का ओवर्टली मौजूद होना। आप देखते हो जितने भी सर एंथ्रोपोलॉजी में टॉपर्स हैं उनके, अगर आप 2016 की बात करते हो, अक्षत जैन आपको देखने को मिलते हैं, उनके जो नोट्स आपको देखने को मिलते हैं एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड या किसी और की जो मॉड्यूल्स है उस पर लोग बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, और इसकी वजह से उनका टाइम बहुत स्पेंड हो रहा होता है। उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। कुछ चीज़ें उनको इसमें अच्छी लगती, कुछ चीज़ें दूसरी बुक में अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें, तो आपको सोर्सेज को बहुत ही कन्फाइंड रखना है। ये हर सब्जेक्ट के लिए कहा जाता है, एंथ्रो में बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितने सोर्सेज पे जाओगे आपको कुछ ना कुछ यूनिक मिलेगा और फिर आप उसमें अपना टाइम वेस्ट करने लगोगे। तो मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे एक तरीके से रिपोर्ट करते हैं वो ये है कि सर जो आप नोट्स प्रोवाइड करते हैं या क्लास में जो डिस्कशन होता है, हमने पूरे कोर्स के बाद देखा कि सिर्फ अगर उसको हम पढ़ लें तो हमारा मोर और लेस सिलेबस कवर हो जाता है। अमेजिंग सर। एंड इसमें करंट अफेयर्स का कितना रोल है एंथ्रो ऑप्शनल में? डायनेमिक पोर्शन जो आपको देखने को मिलता है, पेपर 2 का पूरा पार्ट आपको डायनेमिक देखने को मिलता है। अगर आप यूट्यूब पे सर हमारी सीरीज चल रही है एंथ्रोपोलॉजी की पिछले 2 महीनों से, तो अगर आप उसको भी देखते हैं तो हम वहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी के डायनेमिक पोर्शंस को एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल कास्ट का भी सिएटल में कास्ट बैन एक हुआ था, इंडियन ओरिजिन के एक एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने वहाँ पे बैन किया, तो वो पूरा पोर्शन आपका यहाँ पे रेलिवेंट हो जाता है। ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी की पार्ट है, स्कीम्स आती हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के वेलफेयर के लिए कई सारे प्रोग्राम्स आए होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी 2 महीने पहले प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट योजना आई हुई है, तो ये सारी चीज़ें जो पेपर 2 में आ रही होती है एक डायनेमिक पोर्शन होता है। साथ ही साथ फिजिकल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी वैक्सीन से लेके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से लेके कई सारी चीज़ें जो स्टडी आईक्यू में भी आपको करंट अफेयर्स में लगातार अंकित सर की क्लासेस रेगुलरली चल रही है उसमें बताई जाती है, वो भी आपको बहुत हेल्प करती है। तो डायनेमिक इन नेचर है, ऑल्दो दूसरे सब्जेक्ट से आपको कम देखने को मिलता है, तो ये अच्छी चीज़ है, आपको बहुत इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। स्टैटिक 75% पोर्शन इसका कवर कर लेता है। जैसे आपने कहा कि सिलेबस बहुत कंसाइज है, तो वो इसकी काफ़ी बड़ी यूएसपी हो जाती है।
एंड सर हमारा अभी बैच कब से स्टार्ट है? जैसे 2024 वाले बच्चे काफ़ी हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं कि 2024 के लिए हमें एंथ्रो ऑप्शन लेना है। बिल्कुल सर, मेरे पास भी कई सारे डीएम्स आ रहे हैं। हमारा टेलीग्राम का चैनल भी हमने बनाया हुआ है, वहाँ पे भी हमको सेम क्वेश्चन देखने को मिलता है, कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिलता है। तो हमारा जो बैच है 2024 का वो अप्रैल 21 से स्टार्ट हो रहा है और मैं तो सर इस बैच को बहुत ही डिवाइन बैच कहूँगा। हाँ जी। क्योंकि अभी आप देखते हो 22 मार्च को उगाड़ी थी, हाँ है ना? जी। साउथ इंडिया में जाते हो तो आपको न्यू ईयर उनका देखने को मिलता है कर्नाटक तेलंगाना वाले स्टेट में, इवन फॉर दैट मैटर गुड़ी पड़वा कहा जाता है अगर आप महाराष्ट्र के रीजन में जाते हो। फिर आपकी नवरात्रि आई और आपका जो रमजान है वो चल रहा है। तो इसके बीच में हमने पूरे लेक्चर्स की प्लानिंग की हुई है जो कि स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से। तो आप अगर इसमें एनरोल्ड होते हो तो सक्सेस के चांस आप समझ सकते हो कितने होंगे, क्योंकि डिवाइन बैच इसको हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। आप बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं एंड सर की हमारी पूरी सीरीज यूट्यूब पे मौजूद है, जो डेमो लेक्चर्स हैं वो भी देख सकते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।